गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये हिस्ट्री का डे 18 है और इस वीडियोस में हम सम्राट अशोक के बारे में टॉप 13 सवाल को लेंगे। यकीन जानिए ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको इससे बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ वो अशोक था 269 ईसा पूर्व में। हमारा दूसरा सवाल है कि अशोक की राजगद्दी पर बैठने के वक्त वो कहाँ का राज्यपाल था। इसका सही जवाब हो जाएगा अवंती। अशोक के राजगद्दी पर बैठने के वक्त वो अवंती का राज्यपाल था। हमारा तीसरा सवाल है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। तो अशोक का नाम जो अशोक मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में। नेक्स्ट सवाल है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चलिए, किस बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। पांचवा सवाल है हमारा कि किस बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त ने। हमारा छठा सवाल है कि अशोक की माता का नाम क्या था। अशोक की माता का नाम क्या था। इसका सही जवाब होगा शुभद्रांगी। हमारा सातवां सवाल है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। हमारा आठवां सवाल है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा चार लिपि। अशोक के शिलालेखों में चार लिपि का प्रयोग किया गया है। वो कौन कौन की लिपि है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये चारों नेम आपको याद रहना चाहिए। चलिए, हमारा 10वां सवाल है कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जो है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये तीनों नाम आपको याद रहना चाहिए। हमारे 11वां सवाल है कि अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में किसने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा पदरेटी फैंथलर ने। कहीं कहीं पर सिर्फ फैंथलर देखने को मिलता है, वो भी आपका सही हो जाएगा। आप सिर्फ फैंथलर नाम भी याद रख सकते हैं। हमारा 12वां सवाल है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने। हमारा 13वां सवाल है कि अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब होगा पहला अभिलेख में। हमारा 14वां सवाल है कि अशोक के स्तंभ लेखाओं की संख्या कितनी है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब होगा 7। हमारा 15वां सवाल है रानी का अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है। रानी का अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा कौशाम्बी का अभिलेख। हमारा 16वां सवाल है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। इसका सही जवाब होगा रुमिम तेई अभिलेख। हमारा 17वां सवाल है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। इसका सही जवाब होगा 7वां अभिलेख। हमारा 18वां सवाल है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही जवाब है प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे चक्र कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे चक्र कहा जाता था।
हमारा 19वां सवाल है कि अशोक के समय सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था। अशोक के समय सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था। इसका सही जवाब होगा सेनापति। हमारा 20वां सवाल है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। इसका सही जवाब है गुण पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है। हमारा 21वां सवाल है कि एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा संस्था। एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था। संस्था। एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। हमारा 22वां सवाल है कि अशोक के समय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। अशोक के समय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा राजुक। हमारा 23वां सवाल है कि अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा सीता भूमि। 24वां सवाल है हमारा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 भागों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। हमारा 25वां सवाल है कि अशोक के शासनकाल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी। अशोक के शासनकाल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी। इसका सही जवाब होगा रूपा जीवा। हमारा 26वां सवाल है कि नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी। नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी। इसका सही जवाब होगा कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने। हमारा 27वां सवाल है कि मौर्य के शासन कितने वर्षों तक रहा। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा। इसका सही जवाब होगा 37 वर्षों तक। मौर्य शासन जो है वो 37 वर्षों तक कायम रहा। हमारा 28वां सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही जवाब होगा बृहद्रथ। हमारा 29वां सवाल है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा पुष्यमित्र शुंग ने, जो बृहद्रथ का ही सेनापति था। बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, जो बृहद्रथ का ही सेनापति था। हमारा 30वां सवाल है कि प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना का विस्तार क्या था। यानी कि उसकी सेना में कितने सेना थे, कितने हाथी थे और कितने घोड़ा थे। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं कि उनकी सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे। 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। किसके? चंद्रगुप्त के सेना में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।